हेलो दोस्तों, इसके स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है दोस्तों। ये पॉलिटी का 11वां वीडियो है दोस्तों। अगर आप 1 से 10 तक वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो जाके आप देखिए। 1 से 10 तक वीडियो दोस्तों प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है दोस्तों। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों तो मेंस लिखने में बहुत आपकी मदद करेगी दोस्तों। मेन सी पॉइंट भी से इसको बनाया गया है दोस्तों। पॉलिटी का जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको जो आर्टिकल है, जो भी आर्टिकल 368 और 13 में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या शक्तियाँ है, आपको अच्छे से बताऊंगा मैं दोस्तों। ये वीडियो ज़रूर आप देखिए दोस्तों। अगर किसी एक्ट में अथवा कानून में कोई एक पंक्ति लाइन ऐसा है जो मूल अधिकार के असंगत विरुद्ध है, तो समझ रहे असंगत विरुद्ध है, बाकी सब सही है लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट केवल उस लाइन को हटा सकती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट उस लाइन को हटा सकती है। ऐसा है। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच कई बार लड़ाई देखने को मिलता है। ये लोग तर्क के आधार पर लड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 368 संसद को पावर देती है कि वो कोई भी संविधान संशोधन कर सकता है, और आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कोई संविधान संशोधन करेगा, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। इसका संरक्षण है वो आर्टिकल 13, और संसद को आर्टिकल 368 के तहत पावर दिया गया है। चक्कर में सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में कई बार लड़ाई देखने को मिलता है। ये लोग तर्क के आधार पर लड़ते हैं। संसद को आर्टिकल 368 के तहत ये पावर है कि वह संविधान संशोधन कर सकता है जी। इंदिरा गांधी ने 1971 में 24वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन करके तुरंत सुप्रीम कोर्ट को पटकनी देते हुए कहा कि आपके पास पावर नहीं है, हम सब संविधान संशोधन करेंगे, तुम छू नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। यह आर्टिकल 368 पावर देता है संसद को। सही बात है दोस्तों, पावर तो देता है, लेकिन आप पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि जो मूल अधिकार है आप संशोधन कर तो रहे संविधान संशोधन, लेकिन आप कुछ गलत कर दे, चाहे उसका बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज कर दे, चाहे उसमें कुछ छेड़छाड़ करे, वो पावर तो नहीं देती है आपको। पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा या सरकार से कहा दो कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते हैं दोस्तों। बेसिक स्ट्रक्चर है ये, नहीं छेड़ोगे। संसद मान गई या सरकार मान गई। आर्टिकल 13 के वजह से मूल अधिकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है दोस्तों कि अगर कोई भी मूल अधिकार में छेड़छाड़ करता है तो उस पे सुप्रीम कोर्ट उस पर समीक्षा कर सकता है। अब बहुत सारा मैटर में हुआ दोस्तों कि किसान बिल में भी आप देखिए इतना विद्रोह के बाद वापस लिया गया। तो ये सब होते जैसे आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 यह घोषित करता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले की प्रचलित सभी विधियाँ। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 यह घोषित करता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले की प्रचलित सभी विधियाँ
उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक विभाग 3 के उपबंधों को असंगत है। हमारे देश के अंदर 2/3 संविधान ऐसा है, हाँ जी दोस्तों, संविधान ऐसा है जो अंग्रेजों के काल से कॉपी किया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है। कानून हम अपने संविधान में बना लिया, तो हम अपना संविधान क्यों बनाया जब अंग्रेज वाला ही कानून अपनाया गया था? तो सही बात है दोस्तों, ये भी बात सही है कि अगर अंग्रेजी का जो कानून अपनाना था तो मैं अपना संविधान क्यों बनाया। इसी में आप आगे देख लीजिए कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में पहला पॉइंट यह डाला गया है कि आज़ादी से पूर्व का ऐसा कानून है जो भाग 3 को कम करता हो या छोटा करता हो तो उसे माना नहीं जाएगा। हाँ जी दोस्तों, भाग 3 को कम करता हो या छोटा करता हो तो उसे माना नहीं जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप नोट करते हैं कॉपी पे तो ये भी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आपको अगर पीसीएस का मेंस देते हैं जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? यह घोषणा करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा। राज्य आर्टिकल 13 ये घोषणा करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को शून्य करती हो। हाँ जी दोस्तों, हर आर्टिकल की अपनी एक पहचान है दोस्तों, एक पावर है दोस्तों। जैसे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 है, उसी प्रकार से आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की अपनी एक पहचान है। न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत, तो ये क्या है? न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत। आर्टिकल 13 न्यायालय को न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान करता है। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों या हाई कोर्ट हो, उसको आर्टिकल 13 न्यायिक पूर्वालोकन, मतलब कोई भी केस अगर वो जजमेंट दे दिए तो उसको फिर से रिव्यू कर सकते हो, मतलब न्यायिक पूर्वालोकन कर सकते हैं, उसको एक शक्ति आर्टिकल 13 देती है दोस्तों। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, हाँ जी दोस्तों, तो न्यायालय ऐसे नियम या कानून का न्यायिक पूर्वालोकन कर सकता है। न्यायालय के पास पावर है दोस्तों कि राज्य कोई ऐसी कानून बना दिया जो मूल अधिकार डिस्टर्ब होता हो या उल्लंघन होता हो, मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो, तो न्यायालय उसको पूर्वालोकन कर सकता है। उसके पास पावर है। आर्टिकल 13 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कि उस कानून को न्यायिक पूर्वालोकन कर सकता है, मतलब समीक्षा कर सकता है। न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट 32 के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट के पास 226 के तहत है न्यायिक पूर्वालोकन। अगर हाई कोर्ट न्यायिक पूर्वालोकन करते हैं तो आर्टिकल 226 याद रखिएगा आप लोग, अगर सुप्रीम कोर्ट करते हैं तो आर्टिकल 32, जिसको आप रीट भी कहते हैं। आर्टिकल 32 में बहुत सारे दिए गए हैं जो आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा। आर्टिकल 13 यह कहता है कि आज़ादी के बाद ऐसा कोई कानून मत बनाना जो मूल अधिकार को कम करता हो। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 13 के पास कितनी पावर है, अपने आप में ये बहुत मायने रखता है कि आर्टिकल 13 यह कहता है कि आज़ादी के बाद ऐसा कोई कानून मत बनाना जो मूल अधिकार को कम करता हो। आज़ादी से पहले जो किया उस पर लागू नहीं होगा। आज़ादी से पहले जो किया उस पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 13 ये भी कहता है।
आज़ादी से पहले का जो शब्द है उसे कहते हैं भूतलक्षी। आज़ादी से जो पहले का शब्द है उसे भूतलक्षी कहा जाता है। भूतलक्षी सब आप लोग पढ़े होइएगा बुक में या कहीं, तो पता नहीं होगा, लेकिन आज़ादी से जो पहले का शब्द था उसी को भूतलक्षी कहते हैं। भावी परिवर्तन का सिद्धांत ये क्या है? भावी प्रवर्तन का सिद्धांत ये क्या है? भावी प्रवर्तन का सिद्धांत मूल अधिकार का प्रभाव भूतलक्षी न होकर, मूल अधिकारों का प्रभाव भूतलक्षी न होकर भावी है। भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व की विधियों पर मूल अधिकार का प्रभाव उस तिथि से लागू होगा। तिथि का मूल अधिकार लागू हुए। संपत्ति के अधिकार, मूल अधिकार शुरू में 7 हुआ करते थे। हाँ जी, मूल अधिकार 7 हुआ करते थे। उसमें एक संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था। जब देश आज़ाद हुआ और उस समय संविधान सभा बैठे तो लोग पैसे वाले थे। हाँ जी, जब देश आज़ाद हुआ उस समय संविधान सभा में जो बैठे हुए लोग थे ना, वो पैसे वाले थे। ही लोग पढ़े लिखे लोग थे दोस्तों, पैसे वाले ही लोग थे। साधारण व्यक्ति तो वहाँ पहुँच सकते भी नहीं है। वे लोग पूर्ण रूप से सक्षम थे। अंग्रेज जिस समय सत्ता में थे वो हमारा शोषण डायरेक्ट नहीं किया, वह इनडायरेक्ट रूप से शोषण किया था। अंग्रेज बहुत कम संख्या में भारत आया। हाँ जी दोस्तों, ये भी बात है कि अंग्रेज इतने कम संख्या में भारत में आए, भारत में 250 सालों तक राज किया, तो इनडायरेक्ट ही रूप से शोषण माना जाएगा। क्योंकि जो अधिकारी होते थे सिर्फ अंग्रेज होते थे, और जो नीचे तबके के पुलिस होते थे वो इंडियन होते थे। वही एक अधिकारी सारे को कंट्रोल करते थे। इनडायरेक्ट रूप से शोषण अंग्रेज बहुत कम संख्या में भारत आया था। वह हमारे ही समाज के कुछ लोगों को बोला कि तुम इस गांव की ज़मीन तुम्हारी हुई, इस गांव की ज़मीन तुम्हारी हुई। एक दूसरे में लड़ाने का काम करते थे। हमको आपसे लड़ा दिया, आपको उससे लड़ा दिया, उसका ज़मीन उसको दे दिया, इसका दे दिया। इस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे वो लोग। ज़मीन हुई, इस पूरे गांव से पैसा कलेक्ट करके हमको देना। आप ही का दोस्त भाई, उसी से पैसा कलेक्ट के उसको लेते थे। उसी गांव में किसी को पकड़ लेते थे, कहते थे इस गांव का पैसा तो मुझे कलेक्ट करके देना। अंग्रेज ने जनता से डायरेक्ट वसूली करने के अंग्रेजों ने जनता से डायरेक्ट वसूली करने के कई स्थान पर जमींदारों का सिस्टम डाल दिया। डायरेक्ट वसूली करने के स्थान पर कई तरीके अपनाते थे वो दोस्तों। अंग्रेज डायरेक्ट शोषण न करके बिचौलियों द्वारा शोषण करवाता था। हाँ जी, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया हो कि आप तहसील के दीजिए, कुछ परसेंट आप लीजिए। आप क्या किए तो आप तहसील ले गए पैसे। आप क्या किए, मान लीजिए आपको 100 रुपया तहसील ने, आप 105 रुपया तहसील रहे, 5 रुपया आप भी ले रहे हैं। तो उसी तरीके से 100 रुपया 105 रुपया आप ले रहे हैं, 100 रुपया अंग्रेज को दे रहे हैं, 5 रुपया आप हर व्यक्ति पर आप भी रख रहे हैं। तो डायरेक्ट न तहसील के बिचौलियों के द्वारा भी तसलाता था, द्वारा शोषण करता था। अगर ये किसान लोग पैसा नहीं देगा तो इसके हिस्से का पैसा आपको देना पड़ेगा। शुरू में ठेकेदारों ने किसान से पैसा ले ही नहीं पाता था, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं हुआ करता था। फिर ठेकेदार किसान को शोषण करना शुरू किया। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हिस्ट्री पॉलिटी ये सब जुड़ा हुआ चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप पॉलिटी पढ़िएगा तो हिस्ट्री का वो नहीं आएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा तो पॉलिटी एकदम जुड़ा हुआ है। अंग्रेज किस तरीके से शोषण करता था दोस्तों,
ठेकेदार किसानों को शोषण शुरू किया। जमींदार ने कहा कि किसान से कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम हमसे पैसा ले लो। देखिए दोस्तों, जो आज भी चलता है, ऐसी नहीं कि आज नहीं चल रहा है, तुम हमसे पैसा ले लो, तुम ही पैसा ले लो, कर्ज चुका देना। किसान जमींदार के बात में आ गया। दोस्तों, मैं ही आपको पैसा दे दे रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आप कर्ज चुका देना। जमींदार के बात में आ गया। किसान ने उसकी बात में को मानकर पहले उसे पैसा लिया, फिर कर्ज न चुका पाने के कारण, देखिए दोस्तों किस तरीके से अंग्रेज उसको फंसाया। यहाँ के जो बिचौलिए था वो भी उसका साथ दिया अंग्रेजों को। फिर इसके कारण खेत ले लिया गया। जब मान लीजिए आपको मैंने पैसा दे दिया, हम बोले कि आप अगर कर्ज नहीं चुकाइएगा तो मैं आपका खेत ले लेता हूँ। तो ऐसी जब किसान के पास पैसे नहीं रहते थे तो अंग्रेज ने पैसा दिया उसको, फिर पैसा न चुकाने के कारण उसको खेत ले लिया गया। जमीन आपको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो जमींदार ने कहा कि जमीन मेरे पास हो गया, तुम यहाँ नौकरी करता रहा। देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या कहा अंग्रेजों ने कि जमीन तो मेरे पास हो गया, तुम यहाँ नौकरी करता रहा, तेरा कर्ज अपने आप चुकता रहेगा, मतलब कुछ कुछ पैसा काटते रहेंगे हम। देखिए किस तरीके से फंसा रहा है दोस्तों। अगर तुम मर गया तो तेरा बच्चा तेरे जगह काम पे करता रहेगा। देखिए कितनी बड़ी पूरा अन्याय हो रहा था। अगर किसान मर जाएगा तो खेत तो ले ही लिया, अगर उसके बाद भी नहीं चुका पैसा तो अगर उसी के पिता मर जाएगा तो उसके बच्चे को उसके जगह पे काम करता रहेगा जब तक कि पैसा ना चुक जाए। जैसे बंधुआ मजदूर के रूप में भी पिता का कर्ज पुत्र चुकाता रहेगा। देखिए बंधुआ मजदूर के रूप में पिता का कर्ज पुत्र चुकाता रहेगा। आज भी देखने को मिलता है ऐसा दोस्तों, आज भी अंग्रेज से कम नहीं है आज के लोग, समाज में आजकल भी ये देखने को मिलता है। जमींदार ने शोषण करने का लेवल इतना बढ़ा दिया है कि उनके बीवी बच्चे सभी को अपना दास या गुलाम बना दिया। दोस्तों दास शब्द यहीं से तो उत्पन्न हुआ था, दास कहाँ से आया दोस्तों। इस तरह से वो शोषण करते थे। अंग्रेज ने हमारे ऊपर जो मूल रूप से व्यवस्था बनाई वो जमींदारी व्यवस्था थी। इन जमींदारों के बच्चे विदेश पढ़ने जाया करते थे। इन जमींदारों के उस समय भी अच्छे रहन सहन थे, स्वाभाविक सी बात है। अंग्रेज जब देश छोड़कर चले गए तो जमींदार ने किसान के पूरे जमीन को अपने पास कब्जे में ले लिया। इसलिए तो पहला जो संविधान संशोधन किया गया वो जमींदारी के ऊपर ही था, ज़मीन के ऊपर ही था। क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ से गए तो जो जितने भी ज़मींदार थे उसी के पास सारे ज़मीन आ गए थे, जो इंडिया के ज़मीन थे। तो गवर्नमेंट को लगा कि ऐसा अगर होगा तो फिर तो कुछ ही लोगों के पास जो सारा ज़मीन है चले जाएंगे, जैसे 2-2, 5-5 सौ, हजार बीघा ज़मीन चले जाएंगे ऐसे में। इसलिए इसमें चेंज करना पड़ा। किसान को अपना गुलाम बना लिया। किसान के बेटे को बंधुआ मजदूर बना लिया। किसान के बीवी बच्चे के साथ अत्याचार किया। वो जमींदार अब सरकार में फिर से हैं। देखिए दोस्तों, जो जमींदार थे वो सरकार में अब आ गए। जब अंग्रेज में थे तो अंग्रेज के चमचा थे। और सरकार जब यहाँ इंडिया की देश आज़ाद हुई, सरकार बनी, तो लोग सरकार में भी आ गए हैं। वही लोग ना आएंगे जो पैसे वाले जमींदार है, सरकार में कौन आएंगे? वही लोग आएंगे। संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाने के लिए बैठा है। क्या आपको लगता है कि
अपनी ज़मीन को वापस किसान के पास देने देगा? संविधान सभा में जो लोग बैठे उन्हीं लोग के पास तो दोस्तों ज़मीन थी। वो लोग कैसे कहने होने देगा कि ज़मीन को बांट दिया जाए किसानों में, चाहे बराबर बराबर कर दिया जाए? यही लोग थे संविधान सभा में ना, क्योंकि यही लोग पैसे वाले थे उस समय, जमींदार थे। यही लोग पढ़े लिखे थे, इन्हीं के बच्चे पढ़ते थे भी। कौन गरीब था दोस्तों? अंग्रेज के जमींदारी और ठेकेदारी प्रथा के कारण जो जमींदार बन गया वो 100 से 150 साल से जिसने शोषण किया किसानों का, देश आज़ाद हो गया। क्या आपको लगता है कि विनोबा भावे द्वारा जो चलाया गया था भूदान आंदोलन? दोस्तों आप पढ़े होंगे कि भूदान आंदोलन चलाया गया था। भूदान आंदोलन का मतलब होता है भूमिदान, मतलब सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए। कुछ राज्यों तो कुछ समय किया था, लेकिन उसके बाद किया नहीं गया। भागीदारी लगाओ या जमींदार जमीन वापस लौटाएगा। जो जमींदार जमीन नहीं छोड़ सकता वो जमींदार आज़ाद भारत में किसान को उसका अधिकार दिलाएंगे? देख लीजिए दोस्तों, जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे वो तो ज़मीन नहीं छोड़ रहे थे, वो किसान का क्या हक दिलाएंगे? सही बात है, अधिकार क्या दिलाएंगे? कभी नहीं। इसलिए समझदार लोगों ने संविधान के मूल अधिकार में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। जो संविधान में बैठे हुए थे कुछ समझदार लोग, जो जमींदार ही लोग बैठे हुए थे, इसलिए तो जब संविधान बना तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया था दोस्तों, क्योंकि उसके पास 1000 दो हजार बीघा जमीन थी। ऐसे ही नहीं बना था दोस्तों, क्योंकि वो जानते थे कि अगर नहीं बनाया गया तो ज़मीन छीन लिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इसलिए वो जानबूझ के इसको बनाया गया था कि मूल अधिकार रहेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तो जा सकता हूँ, हाई कोर्ट तो जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा मूल अधिकार हनन हो रहा है। देश के आज़ादी के समय जिसके पास जमीनें थी उनको संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार लगा। देखिए, देश के आज़ादी के समय जिसके पास जमीनें थी उसको संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार लगा। स्वाभाविक सी बात है। आपके पास अगर 1000 या 2000 बीघा उस समय ज़मीन होते तो आपको नहीं लगता कि मूल अधिकार रहेगा तो संपत्ति का अधिकार तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा जमींदारी ना छीना जाए। अगर मूल अधिकार नहीं रहेगा तो कोई भी उस पर दावा करेगा। मूल अधिकार रहेगा तब तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है कि नहीं? अधिकार लगा और उसको मूल अधिकार बना दो। भविष्य में ऐसा न हो कि हमारी पीढ़ियाँ जनरेशन संपत्ति के संरक्षण करने के लिए संघर्ष करे। देखिए दोस्तों कितना वो लोग सोच रहे थे। ये अंग्रेज क्या था, अंग्रेज से भी तो बढ़ के लोग थे, समझ सकते हैं आप। संघर्ष करे। हमारे जाने के बाद अमीर आदमी अकेला होता है। देश जब आज़ाद हुआ तो हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, और आप लोग अगर वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा तो मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा दोस्तों, मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी मेहनत करता हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए।